आन एजुकेशनल एकेडमी में सबको वेलकम किया जाता है। एज़ यू नो कि हमने जनरल साइंस स्टार्ट किया है। जनरल साइंस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने बायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स किए, फिर हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में हमने मैटर पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, एटम क्या है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। उसके अलावा कल हमने पढ़ा था कि बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड, कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस वजह से दो एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हों और उस जुड़ने के नतीजे में वो एक मॉलिक्यूल बनाएं, उसको हम कहते हैं बॉन्ड। फिर हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से पहले आ जाती है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, दूसरे नंबर पे आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड और तीसरे नंबर पे थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा कि आयंस जिसमें बनते हैं वो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है, और आयन तब बनते हैं जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन या लॉस करें या गेन करें, क्योंकि आप सबको पता है कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो एटम आयन तब बनता है जब वो या इलेक्ट्रॉन दे दे किसी और इलेक्ट्रॉन एटम को, या वो इलेक्ट्रॉन ले ले किसी और एटम से। तो ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट शेयरिंग या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बने, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर हमने दूसरा टाइप पढ़ा था बॉन्ड का, जिसका नाम था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या था कि कोवलेंट बॉन्ड में था कि शेयरिंग करनी है, ट्रांसफरेंस नहीं करनी, कि फॉर सपोज़ एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरे एटम को भी दूसरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग हो दोनों साइड से, उसको हमने नाम दिया था कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने ये देखा कि कोवलेंट बॉन्ड की भी फर्दर टाइप्स हैं। पहला था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा था डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा था ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल हम तब इसी वजह से उसको कह रहे हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से शेयर हो रहा था। डबल हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि दोनों साइड से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। और ट्रिपल हम इस वजह से कह रहे थे कि दोनों साइड से तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। देन हमने एक और टाइप पढ़ी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने ये देखा कि शेयरिंग तो हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, मगर वो शेयरिंग एक साइड से हो रही थी। उस एक साइड शेयरिंग की वजह से एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हो रही थी, पार्शियल चार्ज, और एक साइड से दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही थी, जिसको हमने नाम दिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देन हमने पढ़ा कि पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं और नॉन पोलर कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा डायपोल मूवमेंट। तो पोलर और नॉन पोलर में यही था कि नॉन पोलर वो होते हैं, एक होते हैं वाटर लविंग और दूसरे होते हैं वाटर हेटिंग, जो पानी के अंदर हल हो सकें और दूसरे पानी के अंदर हल ना हो सकें। एक में ये होता है कि इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और दूसरे में ये हमने देखा था कि एक साइड ज़्यादा शेयर करता है और दूसरा साइड कम शेयर करता है। फिर हमने लास्ट पढ़ा था कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जो चार्ज डेवलप हो रही हैं किसी भी आयन पे, किसी भी एटम पे, उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट, जिसको हमने म्यू से शेयर किया था। तो ये था कल का कुछ रिवीजन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये केमिस्ट्री या जनरल साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पढ़ते हैं, एटम्स पढ़ते हैं, उनका बेसिक पता हो कि वो कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में है, पीरियोडिक टेबल होता क्या है, etc। ये सारा हम आज कवर करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल ऐसे ही नहीं बना। पीरियोडिक टेबल आज के दौर में हमें जो मिलता है बाज़ारों से कलरफुल, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे लॉज आए, बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ दी गई,
के पीरियोडिक टेबल को ऐसे होना चाहिए, ऐसे उनकी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। तो इसी तरह एक पहला लॉ दिया था, लॉ नहीं कह सकते इसको, ट्राइड कहते हैं या थ्योरी कहते हैं। तो एक जर्मन केमिस्ट थे, उसने क्या किया था, उसने उस टाइम क्या था कि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, 40-50 इतने लगभग इतने एलिमेंट्स थे। तो उस टाइम इतने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होते, तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना इजी था। इजी क्यों था? क्योंकि तादाद उनकी कम थी, 40, 50, 30। अब इतने जब एलिमेंट्स होंगे तो उनको क्लासिफाई करना इतना मुश्किल काम नहीं था। तो पहले साइंटिस्ट थे जर्मन केमिस्ट, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। क्लासिफाई कैसे किया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, मीन्स जो एक दूसरे से मैच कर रहे थे, उनको ग्रुप्स में रख दिया। और वो ग्रुप किसका बनाया? 3-3 का, मीन्स 3 एक जैसे दिखने वाले या एक जैसी खुसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स को उसने एक ग्रुप में रख दिया। 3 दूसरे एक जैसे दिखने वाले या एक जैसी खासियत रखने वाले, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखने वाले, उसको अलग 3 ग्रुप में रख दिया। तो इसने डॉबर्नियर ने क्या किया, जो एक जर्मन केमिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को ग्रुप में रख दिया, मगर वो ग्रुप बनाया 3-3 का, कि एक में 3 है, दूसरे में 3 बंदे होंगे, तीसरे में 3 बंदे होंगे। तो इसने जो 3-3 का ग्रुप बनाया, इसको इसने नाम दिया ट्राइड। ट्राइड हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये जो ग्रुप इसने बनाया वो 3 का था और 3 को कहा जाता है ट्राइड। तो डॉबर्नियर का जो क्लासिफाई का मेथड था वो इस तरह से था कि इसने क्या किया कि जो 3-3 का ग्रुप बनाया वो इस तरह से बनाया कि उसने जो 3 एलिमेंट्स लिए थे, ये कहा कि हम जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना रहे हैं उनमें से पहला और तीसरा एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास का मीन निकाल कहते हैं एवरेज को, कि अगर हम 2 एलिमेंट्स लें, पहला और तीसरे वाला, बीच वाले को छोड़ दें, क्योंकि ये 3-3 का ग्रुप था, सेकंड वाले को छोड़ दें, सिर्फ हम ये 2 एलिमेंट्स लें, तीसरा और पहला, जब हम इनका एटॉमिक मास को जमा करें, फॉर सपोज़ इसका 2 है और इसका भी 5 है, तो इनको अगर हम जमा करें तो आएगा आंसर 7। और मीन कैसे निकालते हैं? मीन कहते हैं एवरेज को। यहाँ पर हमने 2 एटम लिए, 2 एलिमेंट लिए, 1, 2, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया। अगर यहाँ पर हम 3 लेते तो 3 से डिवाइड करते। तो जब हमने 2 और 5 को ऐड किया तो आंसर आया 7। 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6.5 या 1.5, तो आंसर आया 3.5। 3.5 क्या होगा? अब इस ये जो 2 था, एक एलिमेंट था यहाँ पे बीच वाला जो हमने नहीं लिया था, अब ये आंसर आएगा इसका एटॉमिक मास। मीन्स जो ये आंसर हमने इन दोनों का एवरेज निकाल के लिया, ये एटॉमिक मास होगा इस बीच वाले का। तो डॉबर्नियर ने ये कहा था कि हम 3-3 का जो ये ग्रुप ले रहे हैं, इसमें क्या हो कि इसमें हम पहले और तीसरे एलिमेंट का जब हम मीन निकालें, मीन से मुराद है अर्थमेटिक मीन, एवरेज निकालें, तो उसका जो आंसर आएगा वो एटॉमिक मास होगा मिडिल वन का। मिडिल वन से मुराद है बीच वाले का। इस तरह इसने 4 ग्रुप्स बनाए थे, डॉबर्नियर ने 4 ग्रुप्स बनाए थे। 4 बनाए थे तो इसका मतलब इसने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया? एक ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, तो 4 × 3 = 12। एक ग्रुप में 3 थे और ग्रुप कितने थे? 4, तो हर ग्रुप में 3-3 थे, तो टोटल इसने 12 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की। इसका एक ग्रुप था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
लिथियम का एटॉमिक मास था 6.9 समथिंग, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो 7 आंसर आता है। पोटेशियम का एटॉमिक मास था सोडियम का एटॉमिक मास था 22.9, इसको राउंड ऑफ करें तो बन जाता है 23, और पोटेशियम का था 39.0, ये 39.1 है या 39.5, इस तरह से ये काउंट किया जाता है। तो ये 3 का ग्रुप है, लिथियम हमने लिया और पोटेशियम लिया, क्योंकि हमने 2 लेने हैं, पहला और तीसरा। लिथियम पहला है, सोडियम दूसरा और पोटेशियम तीसरा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड बनाने के लिए पहला एलिमेंट लेंगे एटम और तीसरा लेंगे और इनका एटॉमिक मास लेंगे, लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। लिथियम का एटॉमिक मास था 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है हमारे पास 39 पॉइंट समथिंग, 39 कर लें। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या है, 39, 40, 45। तो इसका आंसर आया 46। अब हम इस 46 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 3, तो आंसर आया हमारे पास 23। अब ये 23 इसका एटॉमिक मास निकला सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास था 23 और ये एटॉमिक मास तब निकला, ये हमने पहले ही कहा था कि सोडियम का 23 है। ये प्रूफ तब हुआ जब हमने क्या किया, लिथियम का एटॉमिक मास लिया और पोटेशियम का एटॉमिक मास लिया 39, उसको फिर हमने क्या किया, ऐड किया, जमा कर दिया, जिसका आंसर निकला 46। फिर हमने क्या किया, 46 को 2 से डिवाइड किया। एवरेज निकालने का यही तरीका होता है कि जितने आपने डिजिट्स लिए, जितने नंबर थे, उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो। फिर जब हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 23, जो कि एटॉमिक मास था इस सोडियम का। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का ये चीज़ प्रूफ हो रही थी कि जिस हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उनका मिडिल वाला मास आ रहा था, मगर सबके साथ ये सिस्टम नहीं था कि कुछ का एटॉमिक मास आ रहा था, कुछ का नहीं। तो हैंस क्या हुआ कि ये जो सिस्टम दिया गया, ये जो लॉ दिया गया या थ्योरी दी गई, ये ज़्यादा नहीं चल सकी, कुछ अरसे के बाद ये बंद हो गई। उसके बाद एक और लॉ आया जिसको नाम दिया गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड क्या था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। इसने क्या किया कि इसने एलिमेंट्स जो उस टाइम डिस्कवर थे वो थे 56 जो उस टाइम नॉन एलिमेंट्स थे, उसको अरेंज किया। अरेंज इस तरह से किया कि उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया कि सबसे पहले छोटा वाला रखा, उसके बाद 4 सपोज यहाँ पर 2, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा। इस वजह से उसने इसको अरेंज किया। इससे क्या हुआ कि इसने ये अरेंज तो कर लिए नंबर के हिसाब से कि पहले 1 रखा, फिर 2, फिर 3, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने डिक्रीज़ से ऊपर इंक्रीज़ की तरफ ये ले गया। जब इसने ये अरेंज किया तो इसने ये देखा कि जो 8 एलिमेंट्स हैं शुरू वाले, उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती है दूसरे 8 से। कैसे, जैसे कि पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है बेरिलियम, चौथा बोरॉन, पांचवा कार्बन, छठा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सातवां, आठवां फ्लोरीन और सोडियम आठवां। तो हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप में नहीं आता। हम लिथियम से शुरू करते हैं। लिथियम फर्स्ट, बोरॉन, बेरिलियम दूसरा, कार्बन बोरॉन तीसरा, कार्बन चौथा, नाइट्रोजन पांचवा, छठा ऑक्सीजन, सातवां फ्लोरीन और सोडियम आठवां। तो इसने न्यूलैंड ने ये कहा कि अगर हम पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखें और 8वें वाले की प्रॉपर्टीज़ देखें तो पहले वाले की प्रॉपर्टीज़ मैच करती है 8वें वाले एलिमेंट्स के साथ। फिर इसने ये कहा कि फिर दूसरे एलिमेंट्स को देखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं दूसरे 8वें के साथ। इससे क्या मुराद है कि बेरिलियम से अगर हम नंबर शुरू करें तो बेरिलियम का 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पे आया, मैग्नीशियम। तो इट मीन्स मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़
सेम थी। फिर बोरॉन से शुरू करें तो बोरॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, एल्यूमिनियम पे आया 8 नंबर। तो एल्यूमिनियम और बोरॉन की प्रॉपर्टी सेम थी। इसी तरह कार्बन से शुरू करें तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम थी। इस तरह से इसने क्या किया, ऑक्टेव कहते हैं 8 को, एक लॉ दिया जिसका नाम था ऑक्टेव, और इसमें इसने ये कहा कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से एटॉमिक मासेस को अरेंज करें तो हर पहले की प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट के साथ मैच करती हैं। इसने ये लॉ दिया था 1866 में। तीसरा था लॉ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था जिसने एक पीरियोडिक टेबल दिया 1969 में। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की, वो एटॉमिक मासेस से रिलेटेड हैं। जो किसी भी एटम का एटॉमिक मास होता है उससे रिलेटेड है। एटॉमिक मास क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को अगर हम सम करें तो बन जाता है आपका एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने ये कहा कि पीरियोडिक टेबल जो उसने बनाया, उसने ये कहा कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की, कोई भी हो सकता है, हीलियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नियोन हो सकता है, कोई भी XYZ जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 अब तक हैं, इससे भी ज़्यादा हुए होंगे अब तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बेस करके डिपेंड होती हैं एटॉमिक मास पे। तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो 1869 में उसने दिया था। फिर एक और पीरियोडिक आया जो हम आजकल यूज़ करते हैं जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आजकल के दौर में कलरफुल पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये आज के दौर वाला ये 1930 में बना था, जिसको एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे मॉज़ले, उसने एक लॉ दिया था पीरियोडिक टेबल पे। मॉज़ले ने क्या कहा था कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ना किसी भी एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, ना कि एटॉमिक मास पे। मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, मगर उसने किसको लिया था, एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया। मॉज़ले ने इसके पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। कैसे किया कि इसने कहा कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो बेस करती हैं एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। इस तरह से मॉज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और एक पीरियोडिक टेबल बनाया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे। उसने आइसोटॉप्स को डिफ़ाइन नहीं किया था पीरियोडिक टेबल में। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स को भी यहाँ पे प्लेस नहीं किया था। न्यूलैंड के भी जो थे वो भी कुछ एलिमेंट्स को उसने किया था डिफ़ाइन, कुछ को नहीं किया था। डॉबर्नियर का भी जो था वो ट्रेड, वो कुछ एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा था, कुछ पे नहीं। लेकिन जो मॉज़ले ने पीरियोडिक टेबल दिया था वो सबसे ज़्यादा जो है उसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं थी, कोई भी गलती वगैरह नहीं थी। मोस्ट एप्लीकेबल यही मॉज़ले वाला था जो आजकल हम यूज़ करते हैं। तो मॉज़ले का जो अकॉर्डिंग टू मॉज़ले जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल जो हमारी बुक्स में होता है, उसमें यही था मॉज़ले के पीरियोडिक टेबल में यही था कि उसने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी उनको ग्रुप्स और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया था, ग्रुप्स और पीरियड्स में। अब ये ग्रुप्स और पीरियड्स क्या थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसने क्या किया, उसने 18 ग्रुप्स बनाए। कितने? 18 ग्रुप्स बनाए।
ग्रुप्स कौन से थे? जो वर्टिकली थे। वर्टिकली से मुराद है इस तरह से 8 को उसने नाम दिया, 1 to 8 को नाम दिया उसने ए का, और 1 से 8 तक उसने नाम दिया बी ग्रुप। मतलब 8 का बनाया पहले ए ग्रुप के नाम से, फिर 8 का बनाया बी ग्रुप के नाम से। तो पहले उसने ग्रुप्स बनाए 18, उसको ए और बी में क्लासीफाई किया। फिर उसने पीरियड्स बनाए 7 पीरियड्स जो हॉरिजेंटली थे। हॉरिजेंटली से मुराद है एक्स एक्सिस पे, इस तरह से जी जो इसने लाइंस बनाई इसको नाम दिया पीरियड्स, जो कि 7 थे। तो पीरियोडिक टेबल में 7 जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो पीरियड्स होती हैं, और ग्रुप्स होते हैं 18, जिसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 1 से 8 तक ए ग्रुप और 1 से 8 तक बी ग्रुप। तो 7 जो पीरियड्स होते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये कहलाते हैं पीरियड्स। और ऊपर से जो इस तरह से आती है ये कहलाती है आपकी ग्रुप्स। 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके होते हैं ए वाले ग्रुप्स, और बी वाले इसके नीचे आते हैं। फर्स्ट पीरियड में मॉज़ले ने 2 एलिमेंट्स रखे थे, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की क्या है कि हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं करता, वो गैस भी है, उसका ग्रुप भी कहीं पे डिफाइन मीन्स वो हर किसी के साथ मैच कर लेता है। 8 वालों के साथ भी मैच होता है, 7 के साथ भी होता है, 4 के साथ भी होता है, 3 के साथ भी होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को उसने रख दिया पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स रखे, जो कि स्मॉलेस्ट ग्रुप कहलाता है, ओ पीरियड कहलाता है। अगर स्मॉलेस्ट पीरियड पूछा जाए तो वो होता है आपका 1, जिसमें आपके सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड है पीरियड आपका जो लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे ख़त्म होता है। इसके अंदर आपके 8 एलिमेंट हैं। ये लिथियम से कैसे स्टार्ट हुआ? सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? 8, जो लिथियम से स्टार्ट हुए और नियॉन पे ख़त्म हुए। तीसरा जो पीरियड था उसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स थे, और वो सोडियम से स्टार्ट हुए और आर्गोन पे ख़त्म हुए। ये तीसरा पीरियड आपका जो सोडियम से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और आर्गोन पे ख़त्म हुआ। फिर जो चौथा पीरियड था उसके अंदर 18 एलिमेंट्स थे, जो कि इनकम्प्लीट थे, मीन्स कुछ ऊपर थे कुछ नीचे, जो क्रिप्टॉन से शुरू होते हैं, क्रिप्टॉन फोर्थ। फिर ये आगे पोटेशियम से शुरू होते हैं और क्रिप्टॉन पे ख़त्म होते हैं। इसके नीचे बीच में भी कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो बी ग्रुप के हैं। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 8 ये इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 8 दूसरे हैं 10 दूसरे हैं वो आते हैं बी ग्रुप के। ये तो ए ग्रुप का था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स को ए और बी में डिवाइड किया गया है। 8 ए में रखे गए हैं और 8 बी ग्रुप में रखे गए हैं। तो जो फोर्थ पीरियड था, फोर्थ पीरियड में से जो 8 ये वाले एलिमेंट्स है इसको फोर्थ पीरियड में रखा गया, और फिर जो बी ग्रुप के थे उसमें से 10 एलिमेंट्स को फोर्थ पीरियड में रखा गया। जो आप पीरियोडिक टेबल अगर आप उसमें देखें तो उसका सेंटर का पोर्शन होता है जिसके अंदर बी ग्रुप में दिया गया है, तो उसके 10
एलिमेंट्स और 8 ए के तो हो गए 18। फिफ्थ पीरियड में भी आपके 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह के से 8 ए ग्रुप के होते हैं और 10 जो है बी ग्रुप के होते हैं, जो रूबीडियम से शुरू होते हैं और जीनोन पे ख़त्म होते हैं, और बीच में भी एलिमेंट्स बी ग्रुप के 10 आते हैं। 6 जो होता है वो उसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, जो सीजियम से शुरू होता है। 7 आपका जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है एक पीरियड। फिर आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो एलिमेंट्स थे, फिर इनको अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एफ। सबसे पहला एस ब्लॉक है, उसके अंदर पहला और दूसरा ग्रुप आता है, पहला और दूसरा ग्रुप। जो पी ब्लॉक है उसके अंदर 13 से 18 ग्रुप तक आते हैं, और बीच के जो 3 से 12 ग्रुप्स हैं वो आते हैं डी ब्लॉक के अंदर, जिसमें आपका मोस्टली क्या होता है, बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ये जो डी ब्लॉक है इसके अंदर आपका आता है बी ग्रुप के एलिमेंट्स 3 to 10, और जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आते हैं आपके ए ग्रुप के एलिमेंट। 2 ग्रुप हैं, ए और बी। एक में आता है एस और पी ब्लॉक में, और बी के आते हैं डी और एफ ब्लॉक में। तो पी 13 से शुरू होता है और 18 पे ख़त्म होता है, क्योंकि 13 से पहले क्या आते हैं, बी ब्लॉक आता है बीच में। 3 से लेकर 12 तक आपका होता है बी ब्लॉक, जिसमें आपके डी ब्लॉक के फिल किए जाते हैं। फिर इन पीरियड्स के नीचे होते हैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, जो एफ ब्लॉक में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डी और एफ है वो बी ग्रुप में आते हैं, और बी ग्रुप में से कुछ नीचे होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज़, जो एफ ब्लॉक में फिल की जाती है, जो बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनाइट सीरीज़ नीचे अलग से दी जाती है, और एक्टिनाइट्स की भी अलग से सीरीज़ नीचे पीरियोडिक टेबल में होती है। जो 3A ग्रुप था आपका, ये बोरॉन से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसको बोरॉन फैमिली कहा जाता है। जो 4A ग्रुप होता है वो कार्बन से शुरू होता है, इस वजह से इसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। 5A वाला नाइट्रोजन से शुरू होता है और इसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। और 6 वाले को चैल्कोजिन कहा जाता है, चैल्कोजिन्स भी कहा जाता है। 7 वाले को हैलोजेंस कहा जाता है, और 8 वाले को नोबल गैसेस कहा जाता है। इनको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है कि इनका जो ऑक्टेट है ना, जैसे मैंने आपको एटम में पढ़ाया था कि पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 6 आते हैं, आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इनका जो आखिरी वाला शेल है वो कंप्लीट होता है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन में नहीं आते, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 7A जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मीन्स किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाएंगे और उससे 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और अपना शेल कंप्लीट कर लेंगे। 6A के वाले की ग्रुप में आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 चाहिए होते हैं अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। जो 5A वाला है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4A वाले के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 3A वाला होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 2A वाला है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 1A वाला है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या होते हैं, अल्कलाइन कहलाते हैं। 1A और 2A वाले को हम अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन उनको कहते हैं जो बेस बनाते हैं,
बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेस बनाते हैं, उनको हम कहते हैं अल्कलाइन। और 2A वाले को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स से मुराद है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स, ये हमें ज़मीन से मिलते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से ये जो हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। और 1A वाले कहलाते हैं अल्कलाइन मेटल। 1A और 2A वाले जल्दी से आसानी से अपना 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 होते हैं। 3A वाले भी आसानी से देते हैं, लेकिन 4A वाले इतने आसानी से नहीं दे सकते, क्योंकि 4 के पास तो हाफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इसको हाफ़ और चाहिए, तो 4A वाले इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। 6A वाले भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 7A वाले भी लेते हैं, और 8 ना लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये था ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का पीरियोडिक टेबल था। उसके अलावा बी ग्रुप में आपके आ जाते हैं कुछ नॉन मेटल्स। उसके अलावा जो आप गोल्ड सिल्वर होते हैं, ये भी आपके आ जाते हैं बी ग्रुप के अंदर।